अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने आए हैं उनका नाम है मोहम्मद इरफान एडवोकेट। यानी वो पेशे के एतबार से एक वकील हैं। मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं क्योंकि मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं इरफान भाई की जानिब और मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। बैठे इरफान भाई। और तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, करम है आपकी ज़ात का। दोस्तों, इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले इनकी ज़िंदगी के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद इरफान का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके फरीद गेट से है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम SDI स्कूल से हासिल की और LLB इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। ये एक शादीशुदा इंसान है और इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। एडवोकेट मोहम्मद इरफान की ज़िंदगी एक आम इंसान की निस्बत ज़्यादा पेचीदा थी, जिसकी वजह इनका छोटा कद था, यानी इनकी छोटी हाइट। एक आम इंसान की निस्बत इनकी हाइट ज़रा छोटी है, लेकिन इनके इरादे पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। इन्होंने तमाम चैलेंजों को कबूल करते हुए 2016 में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू कर दी, बजाय इसके कि ये डिप्रेशन में जाते या जहनी तनाव का शिकार होते। वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें अपने आप को मनवाना आसान काम नहीं होता। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इनके हौसले और इरादों ने कभी भी इनका साथ ना छोड़ा और आज भी ये सफ़र कामयाबी से जारी है। वेलकम बैक। आपने इरफान भाई की ज़िंदगी के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट देखी। अब चलते हैं थोड़े से सवाल जवाबों के सेशन की जानिब। कुछ सवाल इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड होंगे और कुछ प्रोफेशनल सवाल होंगे। सवाल आसान होंगे, मतलब वो मैं और इनके लिए तो वो इजी है क्योंकि हम इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए थोड़े से वो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो सवालों की शुरुआत करते हैं इरफान भाई से। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, पहला सवाल आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। मैंने आपको जहाँ तक देखा परखा, आपने बहुत हिम्मत से काम किया, ज़िंदगी के तमाम चैलेंजों को कबूल करते हुए आपने लाइफ को आगे बढ़ाया। 2 ख्वाहिशें ऐसी जो अब तक आपकी पूरी ना हो सकी हों? नहीं, अभी तक ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं है जो अल्लाह ताला ने के फजल करम से पूरी ना हुई हो। बहरहाल एक ये कह सकता हूँ कि मैं सिविल जज के लिए ख्वाहिश रखता हूँ और उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन मायूस नहीं हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, पूरी उम्मीद है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, ये सिविल जज के लिए अगर मैंने शायद आपसे पहले भी पूछा था, अरे वकालत करनी पड़ती है। LLB BA के बाद LLB की, LLB के बाद 2 साल का गैप होता है जो प्रैक्टिस करनी होती है। 2 साल की प्रैक्टिस के बाद आप उसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिविल जज के एग्ज़ाम होते हैं, 7 पेपर होते हैं, वो पास करने होते हैं। उसमें से अगर अल्लाह ना करे कोई एक आधा पेपर रह जाता है तो फिर चांस गिव अप हो जाता है। फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लाहौर में होता है, जुडिशल एकेडमी होती है उनके, जुडिशल कमीशन होता है, सॉरी, वो इंटरव्यू लेता है। उसमें पास करना भी लाजमी होता है। अगर आप इंटरव्यू में अल्लाह ना करे पेपर पास कर लिए हैं और इंटरव्यू पास नहीं कर सकते तो फिर भी आपको इस सिविल जज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पेपर साथ के साथ पेपर भी पास किए जाएं और साथ जो इंटरव्यू जो होते हैं आखिर में वो भी पास करना ज़रूरी होता है। उसमें यही होता है कि क्या ये ना कोई उसके लिए कॉम्पिटेंसी होती है, ये ज़रूरी होता है कि LLB किया हुआ और पेपर से जो उसकी हैं वो। भाई, एक आम सा सवाल आपके लिए, इंसान के अंदर कौन सी ऐसी आदत है जो आपको सख्त नापसंद है? फ़ख्र, इंसान का ग़रूर और इंसान ये आदत जो है वो बहुत नापसंदीदा है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी ये नापसंद है कि फ़ख्र जो है वो बड़ों कर चूर कर देता है और अर्श से ज़मीन पे फेंकने में देर नहीं लगाता। फ़ख्र जो है वो नापसंद है। ज़िंदगी का कोई सबसे बड़ा ट्विस्ट बताएं अपनी लाइफ का। हाँ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट का एक वकूआ है, वो अगर थोड़ा सा टाइम लूँगा वो बयान करना चाहूँगा। तो मैं कंज्यूमर कोर्ट नया आया तो मेरे सीनियर ने मुझे भेज दिया कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में गया, वहाँ पे जब देखा वो मेरे जो उनका डाइस था वो मेरे यहाँ पे आता था, सिर्फ मेरी गर्दन नज़र आती थी वहाँ। तो उधर ये हुआ कि पहले एक केस की आवाज़ लगी, मैं पेश हुआ, मैंने कहा जी इसमें जो भी प्रोसीडिंग थी वो की। फिर 2 आवाज़ों के बाद फिर मेरी आवाज़ लगी, फिर मैं पेश हुआ। तो जज साहब थोड़े हाइपर हो गए, सुल्तान साहब थे तो वो जज साहब हाइपर कह रही ये कौन जनाब हैं जिनकी आवाज़ आ रही है तस्वीर नहीं आ रही।
उस वक्त तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि जज साहब को मैंने क्या कह दिया कि ये इतने हाइपर हो गए हैं। खैर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर इसमें हम प्लेंटिव की तरफ से हैं तो ये है। उन्होंने कहा अच्छा। खैर मेरे साथ मेरी बाहर के वकला थे। उसके बाद अगले दिन जब आवाज़ लगी तो मैंने कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर डाइस पे पेश हो गया। तो जज साहब कह रहे हैं ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने कहा सर बदतमीज़ी नहीं है, ये है कि मैंने कहा कल तक आवाज़ आ रही थी, अब जनाब को शक्ल भी दिखा दूँ। तो वो काफ़ी मुझे जो वकूआ है वो मुझसे ना कल भूलता है, और जब भी बैठे बैठे याद आता है तो मैं बहुत बड़ा हंसता हूँ उस वकूए पे कि ये क्या था जो हो गया। तो जज साहब उस वक्त थोड़ा सा हंसने भी लग गए। मैं उसमें नहीं था जितना आपने दिल पे नहीं सर, ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ये मैं फेस करता आ रहा हूँ, मैट्रिक से फेस करता आ रहा हूँ, मुझे इसमें कोई नहीं है, बस मुझे ये अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, यही बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने माजरत तो की थी, लेकिन ये जो था ये बहुत ये अच्छा मेरे लिए वकूआ था, और काफ़ी सीखने को भी मिला इस वकूए से कि किस जज साहब से कैसे बिहेव से कैसे पेश आना। अच्छा, अब एक प्रोफेशनल सवाल है। जी जी। हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं FIR की बाबत, अगर वहाँ पर FIR दर्ज नहीं हो रही और साहिल को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे में साहिल को क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, हम SHO को जब कोई वकूआ पेश आता है तो मुतलका थाने में एप्लीकेशन देते हैं। जब मुतलका थाने में एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर यही हमारे जो रिवायत है कि ले तो लाल से काम लिया जाता है। उसके पास हमारे पास काफ़ी रेमडीज़ होती हैं। एक रेमडीज़ है कि उसके ख़िलाफ़ हम SHO है तो उसके ख़िलाफ़ DSP को पहले कंप्लेन करें, उसके बाद DSP के बाद हम एक एप्लीकेशन दें उसी वकूए की बाबत DPO साहब को। पहले तो उम्मीद है जब DPO साहब के पास एप्लीकेशन जाएगी वहाँ हो जाता है, अगर कुछ ज़्यादा ही वो लैतो लाल कर रहा है तो हमारे पास ये कानून जो हमें बताता है वो कहता है 22A की पटिशन है कि 22A कोई किसी भी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन दर्ज करानी हो या कोई भी हो, कोई शिकायत हो, तो 22A हमें ये रेमडी देती है कि 22A की दरख्वास्त फाइल करके हम उससे अपना राइट ले सकते। जो SHO है वो बाउंड हो जाता है तब जब एडिशनल सेशन जज साहब का नोटिस जाता है, उसके तहत वो बाउंड हो जाता है कि दोनों फरीकैन को इकट्ठा करें, उनका मसला सुने और उसके बाबत वो रिपोर्ट देखे क्या कंप्लेंट सही दुरुस्त भी है या नहीं। अगर वो कंप्लेंट दुरुस्त है तो वो तब भी, अगर नहीं दुरुस्त तब भी उसकी बाबत वो रिपोर्ट अपनी पेश करता है, जिसे कमेंट्स कहते हैं। जब वो कमेंट्स पेश होते हैं तो एडिशनल जज साहब जो हैं या सेशन जज साहब जिसके पास भी होती है वो उस पर प्रोसीड करते हैं। तब दोनों वकला साहबान दूसरी तरफ से कोई आया हो तो ठीक, नहीं तो उस जिसने दरख्वास्त दी जाए दरख्वास्त गुजार के वकील साहब की सुनी जाती है कि आया कि वाकई ये वकूआ हुआ है, वो उसे दलाइल देते हैं। दलाइल जब दिए जाते हैं तो उसके बाद एडिशनल सेशन जज साहब अगर वो ये व्यू लें कि वाकई ये वकूआ हुआ है और SHO साहब ने नहीं की, तो वो वहीं पे 154 के तहत उसे हुक्म ने ज़वात पे 154 के तहत उसे हुक्म जारी करते हैं कि आप इसके तहत 154 की कार्रवाई करते हुए SHO बाउंड होता है कि वो पर्चा दर्ज करे। नहीं करता तो वो एडिशनल सेशन जज साहब जो हैं वो 154 जो है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो हुक्म जारी करते हैं। उसके बाद आप उसके हुक्म की सर्टिफाइड कापी जारी करवाते हैं नकूल एजेंसी से। सर्टिफाइड कापीज़ के बाद आप SHO साहब के पास जाके वो सर्टिफाइड कापी देते हैं, तो SHO बाउंड होता है कि वो हर सूरत उस पर आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो कंप्लेंट आपने दर्ज कराई थी उस पर FIR दर्ज करे। ठीक हो गया। अच्छा इरफान भाई, इसमें आप इसका भी मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए ज़रा। सिविल या फैमिली मैटर हो वो एक्स पार्टी हो जाता है, एक तरफा हो जाता है, या कोई एक तरफा कार्रवाई अमल में हो जाती है हमारे खिलाफ, किसी भी वजह से हम उसमें पेश नहीं हो सके, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, या डिग्री हो चुकी होती है एक्स पार्टी? अजी सबसे पहले ये है कि कोई एक्स पार्टी हो गई हो, एक तरफा हो गया हो, तो वहाँ हम ये है कि वही उसी जज साहब के पास, फैमिली जैसे जज साहब के पास एप्लीकेशन देते हैं दरख्वास्त मनसूखी कार्रवाई एक तरफा की कि दरख्वास्त ये जो कार्रवाई हुई है इसमें किसी भी रीज़न की वजह से हम नहीं आ सके, कोई भी वजूहत थी जिसकी वजह से हम अदालत जनाबे वाले में नहीं आ सके, तो इस आर्डर को मनसूख करके हमें अपने हक़ के दफा का मौका दिया जाए। तो वो दरख्वास्त जो है वो जैसे भी उसके एक तहत जज साहब, फैमिली जज साहब जो हैं वो प्रोसीड करेंगे, उसके तहत आपको वो होती है। अगर डिग्री होती है तो उसी कोर्ट में हम सर्टिफाइड कापी डिग्री की लेके फिर उसमें दरख्वास्त दायर करते हैं। दरख्वास्त बामुराद मनसूखी डिग्री कार्रवाई, मनसूखी कार्रवाई डिग्री एक तरफा वो देते हैं। उसके तहत जो जज साहब होते हैं, फैमिली जज साहब, वो उसके तहत जो भी प्रोसीडिंग होती है उसे आगे चलाते हैं। अच्छा, एक क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, दौरान तफ्तीश IO हिरासती पर तशद्दुद करता है, तो एक आम आदमी को ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म
उस पे जी, जाना चाहिए। इसमें 2 सवाल आ जाते हैं। एक दुरान तफ्तीश आ गया, उसमें यह है कि दुरान तफ्तीश एक तो वैसे उठा लिया जाता है उन्हें, जो उसके 491 हैबियस करके हमें बरामदगी की जाती है, और एक होता है ये है जो वाकई वो रिमांड में है या वैसे तफ्तीश के दौरान उसने वो किया। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि इलाके मजिस्ट्रेट साहब के पास मेडिकल के लिए दरख्वास्त देंगे कि इन्होंने आईओ ने जो है वो तशद्दुद किया, जिसकी वजह से हमारे साहिल या हमारे वो जो है रिश्तेदारों से ये हड्डी टूटी है या जो भी हुआ है, वो जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वो उसकी आपकी दरख्वास्त अलाउ करेगा, आप उसका जाके मेडिकल करवाएंगे हॉस्पिटल से। मेडिकल अगर आपके हक में आ जाता है तब वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है इलाके मजिस्ट्रेट, अगर नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ कुछ आप कर नहीं कर सकते। इरफान भाई, अब थोड़ा सा सियासत से रिलेटेड एक सवाल है। सियासत में किसको सपोर्ट करते हैं? सर ये तो बहुत मुश्किल का बात है, जो आज के हालात गुजर रहे हैं उसके तहत तो मेरे ख्याल से किसी का नाम लेने का मतलब। वैसे मैं सियासत में कुछ चीज़ों थी जो मैं नून लीग को सपोर्ट करता था और अब भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आ गई जिसकी वजह से एज अ एडवोकेट कि मुझे वहाँ पे उन्हें गलत भी कहना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन इन दिनों जो भी वक़ूआत हुए हैं वो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं हुए। शर्मिंदगी का बाइस है। बात है शर्मिंदगी नहीं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अब बात शर्मिंदगी कहें तो ये बात किसी और जगह चली जाएगी, लेकिन ये कह सकता हूँ जो इन्होंने एक्ट किए हैं, जो सूरत हाल हुई है ये गलत है। इसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि जब PTI आई थी तो ये जनाब नून लीग, हम खुद कहते थे कि PTI ने क्या किया, PTI ने शेख रशीद को ले लिया और को ले लिया, जैसे भी था, लेकिन जब अब इसे हटाना पड़ा तो अब भी तो ये उधर ही गए हैं ना। जैसे ये कहते थे लोटे इकट्ठे किया, और नून लीग हमारी ने भी मजबूरन लोटे इकट्ठे कर लिया। मैं ये कहूँगा जो कि नहीं करना चाहिए था इन्हें, या सब्र कर लेते या उसे किसी और साइड पे ले जाते। खैर, आपके सवाल का जवाब यह है, बात से शर्मिंदगी तो मेरे लिए है कि मैं नून लीग का सपोर्टर था, लेकिन उम्मीद आगे की कुछ नहीं रखता कि क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा ज़ारफीन, मेरी तरफ से जो भी स्टेटमेंट है सियासत से रिलेटेड बिल्कुल गैर जानिबदार है। इसकी भी कुछ अमर मजबूरियां हैं, मैं आप समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं जी ये मुझसे पूछ लिया है, आपके लिए मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ऐसे ही हमारे दोस्त ज़िंदगी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में रिपोर्ट बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा दोस्तों, हमने इंटरव्यू किया इरफान भाई का, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। अब आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर, फैमिली, किसी से रिलेटेड भी आपको कोई सवाल जहन में है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपको इनके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।